तो मूविंग अहेड, इंडिया फॉरेन ट्रेड पॉलिसी प्री 1991। तो इसमें हम देखेंगे कि इंडिया की जो फॉरेन ट्रेड पॉलिसी रही प्री 1991 से कैसी रही है। स्टार्टिंग फ्रॉम 1947 से हम लोग देखेंगे कि हमारी ट्रेड पॉलिसी कैसी रही है। तो इंडिया की जो ट्रेड पॉलिसी रहेगी, हमें पता है कि हम 1991 से बहुत क्लोज्ड इकोनॉमी थे, इतना हमारा ट्रेड होता नहीं था, हम बहुत ही रिस्ट्रिक्टेड थे अपने ट्रेड के जो पॉलिसीज है उनको लेकर। हम सिंपल इसेंशियल गुड्स एंड सर्विसेज को ही अलाउ करते थे उनका इंपोर्ट, और हमारा ट्रेड रिलेशन उतना डेवलप्ड नहीं था। तो वन बाय वन हम लोग डिस्कस करते हैं। फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ द प्लानिंग पीरियड, या हम कहें कि 1951 से लेके, इंडिया अडॉप्टेड एन इनवर्ड लुकिंग ट्रेड पॉलिसी दैट इज इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन स्ट्रेटेजी ऑफ डेवलपमेंट। तो हमारा मेजर फोकस था कि हम इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन पे फोकस करेंगे, एंड दिस स्ट्रेटेजी ऑफ इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन हैज हैड टू ऑब्जेक्टिव्स। फर्स्ट, टू सेव स्कार्स फॉरेन एक्सचेंज फॉर द इंपोर्ट ऑफ मोर एसेंशियल गुड्स। यानी कि हमारे पास जो फॉरेन एक्सचेंज की अर्निंग थी, हम उसको सेव करना चाहते थे, सो दैट कि हमारे लिए जो जरूरत की चीजें हैं, जिनकी रिक्वायरमेंट ज्यादा है, उनको इंपोर्ट कर सके, और जो हमारे नॉन एसेंशियल गुड्स हैं उनको हम प्रोड्यूस करना चाहते थे। दैट वाज द एम ऑफ इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन स्ट्रेटजी बिफोर 1951, या स्टार्टिंग फ्रॉम द प्लानिंग पीरियड। सेकेंड ऑब्जेक्टिव ऑफ इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन स्ट्रेटजी वाज टू अचीव सेल्फ रिलायंस इन प्रोडक्शन ऑफ एज मैनी गुड्स एज पॉसिबल। तो हम सेल्फ रिलायंट बनना चाहते थे। तो इंडिया की पॉलिसी जो डिजाइन की गई थी, हाईली रेगुलेटेड थी, रेगुलेटरी थी, एंड restrictive in nature from the very beginning of the planning period. Second, when the programs of industrialization started in second 5-year plan, the foreign trade policy of India was made very restrictive, and this was in force for the 2 decades till 1978 to 1979. तो हमारा जो second 5-year plan start होता है 1956 से स्टार्ट होता है, और उसका टाइम पीरियड होता है 1961 तक। तो 1956 से लेके 1978-79 तक का जो समय है, यानी कि लगभग 2 डिकेड का यहाँ पे जो समय है, उस समय में हमारी ट्रेड पॉलिसी बहुत ही रिस्ट्रिक्टेड थी, कि हमने जो प्रोसीजर थे बहुत कॉम्प्लिकेटेड कर रखे थे। क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ पे इंडस्ट्रियलाइजेशन का प्रोसेस अभी स्टार्ट हो रहा था, हम उतने वेल डेवलप्ड नहीं थे। तो हम अपने इंडस्ट्रीज को कह सकते हैं कि प्रोटेक्ट भी करना चाहते थे, एज वेल एज जो इंडस्ट्री का डेवलपमेंट का प्रोसेस है उसको भी अचीव करना चाहते थे। सो दैट्स व्हाई आवर इंटरनेशनल ट्रेड पॉलिसी वाज वेरी रिस्ट्रिक्टिव एंड रेगुलेटरी इन नेचर, स्टार्टिंग फ्रॉम सेकेंड 5-year प्लान एंड एंडिंग इन 1978-79. दैट इज द पीरियड ऑफ मोर देन 2 decades, एंड इन दिस पीरियड ओनली इंपोर्ट्स ऑफ एसेंशियल गुड्स वाज अलाउड, कि हम जितने भी हमारे एसेंशियल गुड्स थे सिर्फ उन्हीं को हमने इंपोर्ट के लिए अलाउ कर रखा था, जिसमें हमारे इक्विपमेंट्स थे, मशीनरी थी, कंजम्पशन से रिलेटेड कुछ गुड्स थे। तो ये सारी हम जो एसेंशियल गुड्स थे उन्हीं को अलाउ कर रखा था 1978-79 तक। यानी कि अगर हम मोटे मोटे तौर पे कहें तो 4-5 year प्लान तक हम जो है यहाँ पे पीरियड जो हमारा 4-5 year प्लान तक का है, ये कि हम इन्हीं को अलाउ कर रखा था 5 year प्लान तक, जो हमारे एसेंशियल गुड्स है 4 to 5 year प्लान में। उसके बाद throughout the 1960s, that is period starting from 1961 to ending in 1969, उसमें हमने क्या क्या, import substitution was given too much importance and thus export promotion was neglected so far। तो import substitution का हमारा जो फोकस था starting from 1951 से जो हम यहाँ से देख रहे हैं, उस पर हमने बहुत ज्यादा फोकस किया। तो इसकी वजह से हमारा जो एक्सपोर्ट प्रमोशन का प्रोग्राम था, ऑब्जेक्टिव था, वो नेग्लेक्ट किया गया था 1960s तक। उसके बाद आगे इसमें बताया इन 1970s, जैसे कि हम इसको 1970s की पीरियड स्टार्टिंग फ्रॉम 1971 एंड एंडिंग इन 1979, द पॉलिसी ऑफ लिबरलाइजेशन वाज कैरिड फॉरवर्ड। यानी कि हम जो लिबरलाइजेशन की हमारी पॉलिसी तो वंस अगेन उसको हमने डेफर्ड कर दिया। देन in 1980s, starting from 1981, special arrangements to promote export growth were made, like duty drawback scheme, जिसमें हमने ड्यूटी जो हमारी लगती थी इंपोर्ट्स पर या एक्सपोर्ट पर, उसको हमने ड्रॉबैक कर दिया, उसको अबॉलिश कर दिया। कैश कंपनसेटरी स्कीम, हम अपने एक्सपोर्ट्स को प्रमोट करने के लिए कुछ एक्सपोर्टर्स को जो अगर टारगेटेड एरिया में वो एक्सपोर्ट करते हैं तो उनको इंसेंटिव्स प्रोवाइड किया, कैश में जो है प्रोवाइड करना स्टार्ट किया। एंड मार्केट डेवलपमेंट स्कीम,
जो हम स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स की बात करते हैं, एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट्स की बात करते हैं, इन सारी चीजों का हम धीरे धीरे डेवलपमेंट करना स्टार्ट करते हैं बिगिनिंग इन 1980s। एंड these schemes were started to provide concessions to exporters so that कि हम exporters को concession provide कर सकें in order to boost the export in international market. Schemes of export processing zones and 100% export oriented यूनिट्स। तो ये जो एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन्स थे हमारे और एक्सपोर्ट ओरिएंटेड जो यूनिट थी, हमने डिवाइड कर दिया कंट्री के डिफरेंट पार्ट्स में, कुछ एरियाज को सिलेक्ट किया कि इनको हम सिर्फ एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन्स ही बनाएंगे। जैसे हमारा जितने भी आप क्या कहते हैं पोर्ट्स देखें, चाहे वो मुंबई की पोर्ट्स है, कांडला है, विशाखापत्तनम है, कोचिन है, ये सारे जितने भी, या फिर कोलकाता की पोर्ट्स है, तो इसमें अगर आप देखें तो इंटरनेशनल ट्रेड के ये हब बन चुके हैं। यहाँ से हमारा एक्सपोर्ट इंपोर्ट थ्रू शिप्स होता है। तो इसी तरीके से हमने एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन्स बना दिए कि जिनका मेजर ऑब्जेक्टिव होगा कि वो सिर्फ एक्सपोर्ट्स को ही प्रोसेस करेंगे, एक्सपोर्ट्स को ही वो लोग प्रमोट करेंगे। एंड अलोंग विद दिस fiscal as well as monetary concessions to exporters were allowed and exporters were जो है हमारे exports were made competitive in the world market। तो हमारे जो exports है उनको हमने competitive in world market, competitive बनाने के लिए in world market ये सारे methods हमने adopt किया। Next, various trade organizations like Export Promotion Council, Commodity Boards, Federation of Indian Export Organization, the Trade Fair Authority of India, etc. were started। तो इन सारी ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव था कि हम इंटरनेशनल ट्रेड को फैसिलिटेट करना चाहते हैं, उसको डेवलप करना चाहते हैं, उसको और हम प्रमोट करते हैं। जो ट्रेड फेयर हम जो है एवरी ईयर देखते हैं प्रगति मैदान में, वो हमारी इसी द ट्रेड फेयर अथॉरिटी ऑफ इंडिया का पार्ट है। ट्रेड फेयर अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो है वो उसको कंडक्ट करवाती है। अगर आप लोग उसमें गए हो तो आप देखेंगे कि जो डिफरेंट न्यू प्रोडक्ट्स होते हैं, या फिर कोई कंपनी न्यू प्रोडक्ट्स लॉन्च कर रही है, कोई सर्विसेज जो है आ रही हैं, तो हम देखते हैं कि क्या मार्केट में नया चल रहा है और उसको हम इंटरनेशनल मार्केट में एज वेल एज डोमेस्टिक मार्केट में कैसे प्रमोट कर सकते हैं। प्रमोट करने का मतलब है कि अल्टीमेटली हम उसको मार्केट में कैसे लॉन्च कर सकते हैं सो दैट कि फाइनल कस्टमर तक वो प्रोडक्ट जो है पहुंचे और हमें बिजनेस के जो अपॉर्चुनिटीज है वो एक्सपांड हो। तो अगर 1991 की पॉलिसी, प्री 1991 की पॉलिसी को अगर हम सम अप करना चाहें तो हम कह सकते हैं कि इंडिया ट्राई टू एस्टैब्लिश द स्ट्रॉन्ग बेस फॉर इट्स फॉरेन ट्रेड पॉलिसी इन द 1980s। तो 1980s का जो हमारा पीरियड स्टार्ट हो रहा है वो 1981 से लेके 1919 तक का है। तो उस ड्यूरेशन में हम अपने जो फॉरेन ट्रेड पॉलिसी के जो मेजर्स थे, मेथड्स थे, और हम जो फॉरेन ट्रेड को प्रमोट करना चाहते थे, वो इस ड्यूरेशन में हमने बहुत स्ट्रॉन्ग बेस तैयार करने की कोशिश करी। जैसे कि हम देख रहे हैं कि इन 1980 से स्टार्ट हो रहा है, स्पेशल अरेंजमेंट्स हम बना रहे हैं, एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन्स बना रहे हैं, एक्सपोर्ट ओरिएंटेड 100% यूनिट्स बना रहे हैं, जिनका जो है मेजर ऑब्जेक्टिव यही है कि उनसे सारी जो भी यूनिट्स वो लोग प्रोड्यूस करें उनको गवर्नमेंट प्रोक्योर कर लेगी। तो 1980s में हमने एक स्ट्रॉन्ग फॉरेन ट्रेड का बेस बनाने की जो है शुरुआत करी। लेकिन डिस्पाइट ऑफ ऑल दीज एफर्ट्स, इंडियाज बीओपी कंटिन्यू टू बी इन डेफिसिट। तो हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट्स जो था वो डेफिसिट में था, जिसको हमने देखा था प्रीवियस चैप्टर में। तो मूविंग अहेड, इंडिया फॉरेन ट्रेड पॉलिसी पोस्ट 1991। तो अब 1991 के बाद देखते हैं। तो इसके पहले जो हमने स्लाइड में डिस्कशन किया, हमने देखा था 1991 से पहले की क्या सिचुएशन थी। अब हम मूव कर रहे हैं कि 1991 के बाद क्या हुआ है। तो 1991 में हम जो हमारा इंडियन इकोनॉमी में रिफॉर्म्स जो जाना जाता है मेजर, वही की एलपीजी की पॉलिसी है। तो उस पॉलिसी का क्या क्या इम्पैक्ट पड़ा है और हमने उन पॉलिसीज में अपनी फॉरेन ट्रेड को बूस्ट करने के लिए कौन कौन से मेथड्स अडॉप्ट किए हैं, क्या क्या मेजर्स हमने लिए हैं। तो एक एक करके हम लोग डिस्कस करेंगे। तो ट्रेड पॉलिसी ऑफ 1991। तो 1991 का जो हमारा ईयर था, हमने देखा था कि इकोनॉमिक क्राइसिस था।
इकोनॉमिक क्राइसिस के अंदर हमारे जितने भी कंट्री के ऊपर ओवरऑल क्राइसिस आया था, तो उसका इम्पैक्ट डोमेस्टिक मार्केट एज वेल एज इंटरनेशनल मार्केट ऑफ इंडिया में भी बहुत ज्यादा इम्पैक्ट था। तो सबसे पहले हम ट्रेड पॉलिसी जो 1991 में लेके आते हैं, उसके अंदर हमने क्या किया, लिबरलाइजेशन ऑफ इंपोर्ट्स एंड एक्सपोर्ट, जिसको हमने अपने इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट्स को लिबरलाइज किया हमने। और कैसे लिबरलाइज किया, फेजिंग आउट क्वांटिटेटिव रिस्ट्रिक्शंस एंड डिस्क्रिमिनेटरी कंट्रोल्स, जो हम कोटा सिस्टम लगाते थे, परमिट सिस्टम, लाइसेंसिंग सिस्टम, इन सबको हमने अबॉलिश कर दिया, सो दैट कि हमारे जो इंपोर्ट्स एंड एक्सपोर्ट्स हैं वो लिबरलाइज हो सके, और प्रोसीजर्स को हमने सिंप्लीफाई किया। अगेन नेक्स्ट वन, लिबरल एक्सचेंज रेट मैनेजमेंट, जिसको हमने मार्केट फोर्सेस के इंटरेक्शन पे हमने कहा कि हमारा जो एक्सचेंज रेट सिस्टम है वो डिटरमिन होगा। अब यहाँ पे जो कन्वर्टिबिलिटी ऑफ रूपी है, कन्वर्टिबिलिटी ऑफ रूपी का मतलब है कि हम अपनी रूपी को डॉलर टर्म्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, जिसको हम कहते हैं फॉरेन एक्सचेंज। जब आप फॉरेन में जाते हैं, ट्रेवल पे जा रहे हैं आप, या बिजनेस पर्पस के जो है उद्देश्य से जा रहे हैं, तो आपको फॉरेन करेंसी की रिक्वायरमेंट होती है, डॉलर्स की रिक्वायरमेंट होती है। तो जो कन्वर्टिबिलिटी ऑफ रूपी है, इसकी वजह से हम फॉरेन में ट्रेवल कर पा रहे हैं, वहां पे स्पेंडिंग कर पा रहे हैं। तो लिबरल एक्सचेंज रेट मैनेजमेंट हमने किया थ्रू फ्री मार्केट डिटरमिन्ड एक्सचेंज रेट एंड कन्वर्टिबिलिटी ऑफ रूपी। नेक्स्ट, रैशनलाइजेशन ऑफ टैरिफ स्ट्रक्चर, कि जैसे हमने इस वाले चैप्टर में जब हम लोग क्लासरूम में डिस्कस कर रहे थे, हमने देखा था कि जो हमारा टैरिफ जो बहुत पीक हुआ करता था, उसको हमने एक ऑब्जेक्टिव बनाया कि उसको हम लोग उस टैरिफ स्ट्रक्चर को डाउन ले आएंगे। तो और ये जो हमारी इंडिया में टैक्स रिफॉर्म्स कमेटी थी, उसके चेयरमैन थे राजा जेसुदास चिलिया कमेटी, राजा जेसुदास चिलिया, इसको हम लोग एब्रीविएटेड फॉर्म में चिलिया कमेटी कहते हैं। तो राजा जेसुदास चिलिया जो कमेटी थी, उन्होंने रिकमेंड किया कि हमारा जो पीक टैरिफ रेट हुआ करता था 150% इन 1990-91 में, उसको हमने रिड्यूस कर दिया 50% इन 1995 एंड 96 में। अगेन उसको हमने 2006-07 में 12.5% पे ला दिया। तो अगर आप देखें, जो हम टैरिफ स्ट्रक्चर 150% जो हम 1990-91 में था, उसको हम लोग ले आ रहे हैं 12.5% पे। तो हम कितना अपने जो ट्रेड है इंटरनेशनल मार्केट में, उसको बूस्ट करने के लिए एफर्ट्स कर रहे हैं कि कहाँ आपकी कमाई का 150% टैरिफ हम लगाते थे, जो अगर हम इंपोर्ट करें तो वहां पे 150% हमें टैरिफ देना पड़ता था, बट अब सिर्फ सिंपली 12.5% देना पड़ रहा है। हम ये अगर 12.5% हम कह रहे हैं, तो हमारा मतलब है कि हम एक नॉर्मल सिचुएशन की बात कर रहे हैं। कंट्री टू कंट्री हमारे टैरिफ स्ट्रक्चर, ड्यूटी स्ट्रक्चर और जो अदर हमारे क्या कहते हैं टैक्सेस हैं, वो जो है डिटरमिन होते हैं। जैसे मैंने आपको चाइना के एग्जांपल दिया था कि वहां से जो हमारे मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट्स आते हैं, उन पे हम एक हैवी जो है ड्यूटी लगाते हैं। तो कंट्री टू कंट्री वेरी करते हैं हमारे टैरिफ स्ट्रक्चर, बट ओवरऑल जनरल जो हमारा टैरिफ स्ट्रक्चर है वो 12.5% का कर दिया गया इन ईयर 2006 एंड 7। उसके बाद हमने क्या किया, एक्सपोर्ट इंसेंटिव में हमने चेंजेस किया। जो हमारी कैश कंपेंसेटरी स्कीम थी, उसको हमने अबॉलिश कर दिया और उसको हमने रिप्लेस कर दिया वैल्यू बेस्ड एडवांस लाइसेंसिंग सिस्टम से। यानी कि आपकी एक्सपोर्ट की वैल्यू कितनी है, उसके बेसिस पे आपको एडवांस लाइसेंसिंग सिस्टम के थ्रू जो है, जो हमें कंपेंसेशन है वो आपको मिलेगा, या एक्सपोर्ट इंसेंटिव्स दिए जाएंगे। कि आप अगर किसी ऐसे जो है टारगेट एरिया से आते हैं जहां पे गवर्नमेंट का फोकस है कि वहां का एक्सपोर्ट हमें प्रमोट करना है, तो आपको हैवी इंसेंटिव्स दिए जाएंगे। और अगर आप न्यू गवर्नमेंट ने कोई ऐसी पॉलिसी चलाई कि आप अगर उसके अंडर में आ रहे हैं, तो आपको उस पॉलिसी के भी बेनिफिट्स मिलेंगे। तो ये सारे जो हमारा चेंजेस था इन द सिस्टम ऑफ एक्सपोर्ट इंसेंटिव, ये किया गया ट्रेड पॉलिसी ऑफ 1991 में। तो लिबरलाइजेशन, लिबरल एक्सचेंज रेट मैनेजमेंट, रैशनलाइजेशन ऑफ टैरिफ स्ट्रक्चर एंड चेंजेस इन द सिस्टम ऑफ एक्सपोर्ट इंसेंटिव्स वर द मेजर ट्रस्ट एरियाज ऑफ ट्रेड पॉलिसी ऑफ 1991। नेक्स्ट, एक्जिम पॉलिसी ऑफ 1997-2002। अच्छा, एक चीज और, जो हमारी एक्जिम पॉलिसी है, इसको हम शॉर्ट फॉर्म में इसको लिखा है, इसका फुल फॉर्म है एक्सपोर्ट इंपोर्ट पॉलिसी, इसको हम एब्रिविएटेड फॉर्म में एक्जिम पॉलिसी कहते हैं। और ये जो हमारी ट्रेड पॉलिसी और एक्जिम पॉलिसी में कंफ्यूजन मत रखना, क्योंकि ईयर 2004 में क्या किया गया,
एग्जिम पॉलिसी जो हुआ करती थी उसको हमने रिप्लेस कर दिया फॉरेन ट्रेड पॉलिसी से। तो फॉरेन ट्रेड पॉलिसी या एग्जिम पॉलिसी वन एंड सेम थिंग। तो 2004 में इसका हमने नाम बदल दिया, बाकी जो इसके कंटेंट्स हैं वो लगभग सेम रहे। तो अभी हम लोग देखेंगे कि जो हमारी एग्जिम पॉलिसी चल रही है 2004 तक चलेगी, एग्जिम पॉलिसी ही चलेगी। उसके बाद हम लोग फॉरेन ट्रेड पॉलिसी से उसको क्या कहते हैं नेम करेंगे, तो उसमें कंफ्यूजन नहीं रखना। तो हमारी फॉरेन ट्रेड पॉलिसी 1997 से लेकर 2002 तक की थी, या एग्जिम पॉलिसी 1997 से 2002 में क्या क्या फीचर थे कि हमारा थ्रस्ट एरिया था लिबरलाइजेशन एंड प्रोसीजरल सिंप्लीफिकेशन, क्योंकि हम 1991 में लिबरलाइजेशन तो हमने किया ही, उसके साथ साथ जो और दिक्कतें थी उनको भी हम और सॉर्ट आउट करने की कोशिश कर रहे थे। तो मेजर ऑब्जेक्टिव्स ऑफ दिस पॉलिसी वर रेजिंग द पेस ऑफ कंट्रीज एक्सपोर्ट्स, एक्सपोर्ट प्रमोशन हमारा पहला ऑब्जेक्टिव। न्यू इंसेंटिव्स फॉर एक्सपोर्ट प्रमोशन, एक्सपोर्ट प्रमोशन के लिए हम न्यू इंसेंटिव्स लेकर आए, जैसा कि एक हमने देखा था कि जो हमारी वैल्यू बेस्ड इंसेंटिव है एक्सपोर्ट की वो है, और हम आयात निर्यात बंधु की स्कीम की बात करेंगे, वो सारी चीजें हैं। लिबरलाइज्ड ड्यूटी फ्री इंपोर्ट्स, यानी कि कुछ ऐसे हमने प्रोडक्ट्स बनाए कि जिनका अगर हम इंपोर्ट करें तो उनके हम कोई ड्यूटी नहीं लगाएंगे, उन पे कोई टैक्सेस नहीं लगाएंगे। रिड्यूसिंग द नंबर ऑफ नेगेटिव आइटम्स इन लिस्ट ऑफ एक्सपोर्ट्स, इसका मतलब है कि हम अपने एक्सपोर्ट बास्केट में उन आइटम्स को रिड्यूस करेंगे जिनसे हमें ज्यादा अर्निंग नहीं हो रही। तो नेगेटिव आइटम्स का मतलब कि वो सारे प्रोडक्ट्स जिनसे हमें कम अर्निंग हो रही है एक्सपोर्ट्स में, उनको हम ड्रॉप करेंगे, सो दैट कि हम दूसरे आइटम्स को उनमें ऐड कर सके जिनसे हमारा जो एक्सपोर्ट्स की अर्निंग है वो ज्यादा हो। एंड द लास्ट वन, एस्टैब्लिशमेंट ऑफ अ सेल्फ रिलायंट कंट्री थ्रू इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन। तो ये मेजर ऑब्जेक्टिव्स थे एक्सपोर्ट इंपोर्ट पॉलिसी 1997 से लेके 2002 तक की जो थी। नेक्स्ट हम लोग मूव करते हैं। अब इसमें हम बात करते हैं कि इसका मेन फीचर क्या था। तो सबसे पहला जो इसमें फीचर था, ड्यूटी इंटाइटलमेंट पासबुक स्कीम वाज स्टार्टेड। तो इसमें हमने क्या किया कि ड्यूटी इंटाइटलमेंट का मतलब हमने कर दिया कि अगर आप ड्यूटी पे कर रहे हैं तो उस सिंपल ड्यूटी से आप और भी कई सारे काम कर सकते हैं, कि आपके जैसे हम अभी इसमें देखेंगे, आप उस पर जो है कंट्री के बीच में टैक्सेस पे कर सकते थे, उस एक ड्यूटी को हम ट्रांसफर कर सकते थे। तो ये इंटाइटलमेंट कर दिया कि हमने स्टेटस के आधार पे डिफाइन कर दिया। स्कोप ऑफ ईसीजीसी यहाँ पे एक्सपोर्ट क्रेडिट एंड गारंटी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया वाज वाइडेंड, तो इसका स्कोप हमने वाइडन कर दिया। तो एक्सपोर्ट क्रेडिट एंड गारंटी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया का काम क्या है, ये जितने भी हमारे कंट्री के अंदर एक्सपोर्ट हो रहे हैं उन एक्सपोर्ट में इंटरनेशनल मार्केट में ये इंश्योरेंस करता है। इंश्योरेंस करने के साथ साथ ये हमें फंड्स भी प्रोवाइड करता है और हमें कंसल्टेंसी सर्विसेज भी सम एक्सटेंट प्रोवाइड करता है। तो एक्सपोर्ट क्रेडिट एंड गारंटी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया का सिंपल ऑब्जेक्टिव है कि इंटरनेशनल मार्केट में अगर कोई इंडिया से एक्सपोर्ट जा रहा है तो उसको इंश्योरेंस करना है, और अगर मार्केट में कुछ मार्केट में पहुंचने से पहले उसमें कुछ दिक्कत आ जाए, जो है अगर थेफ्ट वगैरह आ जाए या स्पॉइलेज हो जाए, तो इन सब चीजों को जो इंश्योरेंस होता है वो एक्सपोर्ट क्रेडिट एंड गारंटी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया बेयर अप करेगा। तो हमारे एक्सपोर्टर्स को एक रिलीफ प्रोवाइड करेगा, जैसे हम नॉर्मल इंश्योरेंस की बात करते हैं, तो उसी तरीके से हमारा ये एक्सपोर्ट क्रेडिट एंड गारंटी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया है। नेक्स्ट, स्पेशल इंसेंटिव्स टू एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स एंड सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट्स। तो एग्रीकल्चर के हमारे जितने भी प्रोडक्ट्स थे उनको हमने स्पेशल इंसेंटिव्स प्रोवाइड किया कि सो दैट कि उनका जो प्रोडक्ट एग्रीकल्चर से आ रहा है उसको हम इंटरनेशनल मार्केट में इजीली एक्सपोर्ट कर सकें। और उसके साथ साथ सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट्स, तो हमारे जो आईटी है या सॉफ्टवेयर्स हैं उनको हमने एक्सपोर्ट करने के लिए उनको भी प्रमोट किया, क्योंकि हम अगर देखें तो जो हमारा इंडिया है उसको सॉफ्टवेयर कंट्री में जो है क्या कहते हैं इंक्लूड किया जाता है, क्योंकि हमारी जो सॉफ्टवेयर सर्विसेज है, अगर हम सर्विसेज का देखें तो अमंग डिफरेंट सर्विसेज जो हमारा सेक्टर है उसमें सॉफ्टवेयर जो एक पार्ट है उसका भी एक इम्पोर्टेंट रोल है। तो सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट्स को प्रमोट किया और एग्रीकल्चरल जो प्रोडक्ट्स थे उन पे इंसेंटिव्स प्रोवाइड किया। रिडक्शन ऑफ कस्टम ड्यूटीज,
जिस सिंपली टैक्स रिफॉर्म्स हमने किया, जो चेलिया कमिटी थी उनकी रिकमेंडेशंस को मानते हुए। सिंप्लीफिकेशन ऑफ एक्सपोर्ट इंपोर्ट प्रोसीजर्स, तो हमारे जो पेपर की रिक्वायरमेंट थी उसको और सिंप्लीफाई किया गया। एंड एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट्स एंड एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन्स वर गिवन मोर इंसेंटिव्स, तो इन जो है क्या कहते हैं एरियाज को हमने और इंसेंटिव्स प्रोवाइड किया। फॉर एग्जांपल एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट्स में जो 100% प्रोक्योरमेंट की गवर्नमेंट की पॉलिसी है, तो वो ये कहती है कि एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट्स के तहत अगर आप काम कर रहे हैं तो आपका जितना भी प्रोडक्ट प्रोड्यूस होगा, जितने भी आप प्रोडक्ट्स को मैन्युफैक्चर करेंगे, वो सारे के सारे एक्सपोर्ट में जाएंगे। तो एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट्स का सिंपल मतलब यही है कि वो एक्सपोर्ट को प्रमोट करने के लिए अपनी मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं। और इसी तरीके से हमारे एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन्स, अ नंबर ऑफ रिस्ट्रिक्टेड आइटम्स वर मेड फ्रीली इंपोर्टेबल, इनसे पहले जो हमने इंपोर्ट पे रिस्ट्रिक्शंस लगा रखी थी, जैसा कि हमने स्टार्टिंग में देखा था कि हम सिर्फ एसेंशियल गुड्स को ही इंपोर्ट कर रहे थे, तो उन रिस्ट्रिक्शंस को हमने और कम किया। तो यानी कि हम नॉन एसेंशियल गुड्स को भी धीरे धीरे इंपोर्ट करना स्टार्ट किया। नेक्स्ट मूव करते हैं एक्सपोर्ट इंपोर्ट पॉलिसी 2002-2007। तो इसमें जो हमारा ऑब्जेक्टिव था, सबसे पहला मेजर ऑब्जेक्टिव था फ्री एनवायरनमेंट। एक ऐसा हम एनवायरनमेंट प्रोवाइड कर रहे हैं जिसमें रिस्ट्रिक्शंस एंड कंट्रोल्स नहीं होंगे। तो यानी कि हम फॉरेन ट्रेड के कंटेक्स्ट में जो रिस्ट्रिक्शंस हैं एंड कंट्रोल हैं उनको हम कम कर रहे हैं, उनको हम रिड्यूस कर रहे हैं। तो हम जितने भी ट्रेड पॉलिसीज देखेंगे 2009 तक, उसमें हमारा मेजर यही जो है फोकस रहेगा कि हम ट्रेड को लिबरलाइज कर रहे हैं, रिस्ट्रिक्शंस को कम कर रहे हैं, एनवायरनमेंट को फ्री बना रहे हैं, एटमॉस्फेयर उनको एक जो हमारे बिजनेस पर्सन हैं इन इंटरनेशनल मार्केट, उनको हम एक इनेबलिंग एनवायरनमेंट प्रोवाइड कर रहे हैं। तो ये सारी चीजें चलेंगी। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्रेजेंट करती है एक मीडियम टर्म एक्सपोर्ट स्ट्रेटजी, जिसमें हमने बताया कि मीडियम टर्म स्ट्रेटजी के अंदर क्या होगा कि हम 1% ग्लोबल ट्रेड का शेयर अचीव करेंगे। तो ये जो ग्लोबल ट्रेड का जो या वर्ल्ड ट्रेड का हमारा शेयर है, इसको मैंने प्रीवियस क्लास में भी जो है एक्सप्लेन किया था कि वर्ल्ड के अंदर जितना भी ट्रेड हो रहा है उसमें इंडिया का कितना पार्ट है, उसका कितना परसेंटेज है इंडिया का। तो वर्ल्ड में जितना भी ट्रेड हो रहा है ओवरऑल, उसमें इंडिया का कितना पार्ट है, कितना परसेंटेज है, कितना शेयर है। तो हमने टारगेट रखा एक्सपोर्ट इंपोर्ट पॉलिसी ऑफ 2002-2007 का कि हम 1% का टारगेट अचीव करेंगे ऑफ ग्लोबल ट्रेड बाय द ईयर 2007, यानी कि इस वाली पॉलिसी के एंड तक हम 1% विश्व व्यापार का हम लोग शेयर अचीव करेंगे, ये हमने टारगेट रखा। उसके बाद एक्सपोर्ट्स ऑफ फार्म गुड्स, यानी कि एग्रीकल्चर के जो हमारे प्रोडक्ट्स हैं, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, टेक्सटाइल्स, जेम्स एंड ज्वेलरी, इलेक्ट्रॉनिक हार्डवेयर आइटम्स वर गिवन मोर इंपॉर्टेंस। तो इस पॉलिसी के अंदर इन सारी इंडस्ट्रीज के प्रोडक्ट्स को हमने ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया। उसके बाद ये पॉलिसी हमारी जो ट्रांजैक्शन कॉस्ट हुआ करती थी, ट्रांजैक्शन कॉस्ट का यहाँ पे मतलब है कि आप इंटरनेशनल मार्केट में जो ट्रेड कर रहे हैं उस पे आपकी ट्रांजैक्शन कॉस्ट आ रही, चाहे आपकी वो ट्रांसपोर्टेशन की है, लॉजिस्टिक्स की है, आपकी कम्युनिकेशन की है, वेयर हाउसिंग की है, जितना भी आपका जो है क्या कहते हैं क्लियरेंस की कॉस्ट है, तो इन सब का आप ट्रांजैक्शन कॉस्ट रिड्यूस कर रहे हैं। तो वो कैसे रिड्यूस होगी, हम प्रोसीजर को सिंप्लीफाई कर सकते हैं, एक मार्केट डेवलप कर सकते हैं उनके लिए। तो ये एक्सपोर्ट पॉलिसी 2002-2007 का मेजर जो है ऑब्जेक्टिव था। अब उसके बाद इसमें है कि हम इसके फीचर्स क्या क्या थे, मेन फीचर्स क्या थे। तो सबसे पहले स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स की बात हुई। तो स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स के अंदर हमने कहा कि हम स्पेशल इकोनॉमिक जोन बनाएंगे। तो स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स का मतलब ये होता है कि उनको हम एक स्टेटस प्रोवाइड करेंगे कि उस एरिया में आप वही इकोनॉमिक एक्टिविटी कर सकते हो। तो वहां पे गवर्नमेंट की इंटरवेंशन कम होगी, उनको एक इनेबलिंग एनवायरनमेंट मिलेगा, उनके लिए प्रोसीजर्स जो है वो सिंप्लीफाई किए जाएंगे, उनको मार्केट असिस्टेंस प्रोवाइड की जाएगी, उनके लिए फाइनेंस की जो रिक्वायरमेंट है वो प्रोवाइड की जाएगी, क्रेडिट की रिक्वायरमेंट जो है प्रोवाइड की जाएगी। तो स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स हमने डेवलप करने की बात करी एक्सपोर्ट इंपोर्ट पॉलिसी ऑफ
2002 एंड 2007। सेकंड, एम्प्लॉयमेंट ओरिएंटेड मेजर्स हमने अडॉप्ट किए एग्रीकल्चर में। एग्रीकल्चर के अंदर हमने एम्प्लॉयमेंट कैसे प्रोवाइड किया, हमारे जो हॉर्टिकल्चर है, सेरिकल्चर है, जो है पोल्ट्री है, यानी कि एग्रीकल्चर के जो एलीड एक्टिविटीज हैं उनको हमने डेवलप किया, उनको एक हमने एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने के लिए उनको एक इनेबलिंग एनवायरनमेंट प्रोवाइड किया। उसी तरीके से कॉटेज इंडस्ट्रीज, कॉटेज हमारे कुटीर इंडस्ट्रीज जो है, कुटीर उद्योग जिनको हम कहते हैं, हैंडीक्राफ्ट, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज एंड टेक्सटाइल्स। तो इन इंडस्ट्रीज में या इन सेक्टर्स में हमने एम्प्लॉयमेंट को जनरेट करने के लिए मेजर्स अडॉप्ट किए। नेक्स्ट, ड्यूटी न्यूट्रलाइजेशन इंस्ट्रूमेंट्स। ड्यूटी न्यूट्रलाइजेशन इंस्ट्रूमेंट का सिंपल मतलब कि हम अपने टैरिफ स्ट्रक्चर को, जो हमारी कस्टम्स ड्यूटीज हैं, उनको हम लोग सिंप्लीफाई कर रहे हैं। जैसा कि हमने देखा चलिया कमेटी की रिकमेंडेशन में 150% से हम लोग 2006-07 में लेकर आते हैं उसको 12.5% पे। नेक्स्ट, ग्रोथ ओरिएंटेड। तो अब यहाँ पे ये पहली बार आ रही है कि हम अपनी फॉरेन ट्रेड के अंदर कंट्री की ग्रोथ ओरिएंटेड यूनिट्स का बात कर रहे हैं, यानी कि हम एक्सपोर्ट में ग्रोथ चाहते हैं एज वेल एज इंपोर्ट्स में भी ग्रोथ चाहते हैं। तो इसके अंदर हमने क्या बताया कि कौन कौन से मेथड अडॉप्ट किए। पहला, स्ट्रेटेजिक पैकेज फॉर स्टेटस होल्डर्स। अब स्टेटस होल्डर हमने ये बना रखे हैं कि आपके प्रीमियम स्टेटस होल्डर है, गोल्ड है, स्टार है, इसी तरीके से हमने एक स्टेटस बना दिया, कैटेगरी बना दी, और उन कैटेगरी के अकॉर्डिंग हमने डिफाइन कर दिया कि उनके लिए कितना जो है फाइनेंस की जो इंसेंटिव स्कीम है वो प्रोवाइड होंगे, उनको कितना क्रेडिट दिया जाएगा, उनसे कितना प्रोक्योरमेंट किया जाएगा, और गवर्नमेंट की जो अदर बेनिफिट्स हैं उनको कैसे कैसे प्रोवाइड किए जाएंगे। तो स्टेटस होल्डर्स के लिए हमने क्या कहा कि 100% रिटेंशन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज इन एक्सचेंज अर्नर्स फॉरेन करेंसी अकाउंट, EPEFC। तो जो स्टेटस होल्डर है वो जितना भी फॉरेन एक्सचेंज अर्न कर रहे हैं वो अपने पास रख सकते हैं। ये पहली बार आ रहा है कि हम जो स्टेटस होल्डर हैं वो जितना भी फॉरेन एक्सचेंज अर्न कर रहे हैं थ्रू एक्सपोर्ट्स, वो अपने पास उसको रिटेन कर सकते थे। और इससे पहले क्या होता था कि आपने जितना भी फॉरेन एक्सचेंज अर्न किया आपको आरबीआई के पास डिपॉजिट करवाना पड़ता था, या फिर आपको उसको गवर्नमेंट के पास जो है थ्रू डिफाइंड चैनल्स उनको आपको डिपॉजिट करवाना पड़ता था। लेकिन ये पहली बार हम कर रहे हैं कि स्टेटस होल्डर्स के लिए हमने क्या कहा कि आप जो फॉरेन एक्सचेंज अर्न कर रहे हैं थ्रू इन एक्सचेंज अर्नर्स फॉरेन करेंसी अकाउंट, EEFC अकाउंट, उसको आप अपने पास रख सकते हैं, सो दैट कि अगर आपको आगे रिक्वायरमेंट होती है तो आप उसमें से खर्च कर सकते हैं अलोंग विद परमिशन ऑफ आरबीआई। न्यूट्रलाइजिंग हाई फ्यूल कॉस्ट। सर, होल्डर्स मतलब कौन होते हैं स्टेटस होल्डर्स? स्टेटस होल्डर्स मतलब कि सपोज करो कि जो बिजनेस पर्सन्स हैं, अगर उनकी जो बिजनेस का जो स्केल है अगर बहुत लार्ज स्केल पर है, और या फिर वो कुछ ऐसे एरिया में अपने क्या कहते हैं एक जो हम कहते हैं डोमिनेंट पोजीशन बना चुके हैं, या फिर कोई ऐसा एरिया जिसको डेवलप करने में उनका बहुत मेजर रोल रहा हो, तो उसको हमने स्टेटस होल्डर कह दिया कि वो उस एरिया के स्टेटस होल्डर होता है। फॉर एग्जांपल विप्रो हमारी जो है इंडिया की कंपनी जो विप्रो है, उसमें हम देखते हैं कि उसका जो आईटी सर्विसेज है वो डेवलप करने में, इंडिया में आईटी सर्विसेज को डेवलप करने में बहुत बड़ा रोल रहा है, तो वो स्टेटस होल्डर हो सकती है। इसी तरीके से हमारा टाटा कंसल्टेंसी जो सर्विसेज है उसका कंसल्टेंसी में रहा है, तो इनके अकॉर्डिंग हमने स्टेटस होल्डर्स डिफाइन कर दिए कि इस स्टेटस होल्डर्स के जो भी होंगे अगर वो अर्न कर रहे हैं एक्सचेंज का इन एक्सचेंज अर्नर्स फॉरेन करेंसी अकाउंट, तो वो अपना जितनी भी अर्निंग होंगे वो अपने पास रिटेन कर सकते हैं। तो सारी उनके पॉकेट में ही जाती है, कोई आरबीआई नहीं लेता है? नहीं, आरबीआई लेता है बिल्कुल, देखो चैनल करता है, क्योंकि आपको अल्टीमेटली जब फाइनेंशियल ईयर के एंड में आप अपना अकाउंट बनाएंगे तो आप गवर्नमेंट को तो रिकॉर्ड देंगे ही, लेकिन कुछ टाइम के लिए आप अपने पास इसको रख सकते हैं कि अगर सिर्फ कुछ टाइम के लिए। जी हाँ, कि आप ऐसा नहीं कि मतलब कि हम कहते हैं कि सपोज करो कि आप आज जो है फॉरेन एक्सचेंज का अर्निंग कर रहे हैं, और अगर आप उसको अपने पास नहीं रखते तो कल को आपको कोई ट्रांजेक्शन करना है तो फिर आपको आरबीआई या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास अप्लाई करना पड़ेगा। तो उस प्रोसीजर को खत्म करने के लिए ये हमने प्रोसीजर को अडॉप्ट किया कि वो जो भी अर्निंग उनकी हो रही है वो अपने पास रख सकते हैं। ओके, ठीक है। नेक्स्ट, न्यूट्रलाइजिंग हाई फ्यूल कॉस्ट फॉर ऑल एक्सपोर्ट्स प्रोडक्ट। तो जितने भी हमारे फ्यूल कॉस्ट थी तो उनको हमने कम किया, और इसको हमने कैसे कम किया,
कि हम उनके लिए मार्केट डेवलप कर रहे हैं, इंसेंटिव्स देकर गवर्नमेंट, और उनमें जो है क्या कहते हैं क्या क्या, और जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको डेवलप करके, तो उसको हम फ्यूल कॉस्ट जो है एक प्लेस से जो दूसरे प्लेस पे गुड्स का ट्रांसपोर्ट है उसको हम लोग रिड्यूस कर रहे हैं। डाइवर्सिफिकेशन ऑफ मार्केट्स, फोकस एलएसी लैटिन अमेरिकन कंट्रीज एंड फोकस अफ्रीका। अब ये जो लैटिन अमेरिकन कंट्रीज हैं इनके अंदर जब हमने फोकस किया तो हमने एक चीज यहाँ पर देखा कि जितने भी लैटिन अमेरिकन के कंट्रीज थी उनके अंदर अराउंड हमारा 40% एक्सपोर्ट इंपोर्ट हुआ करता था। तो 40% अगर आपका एक्सपोर्ट इंपोर्ट हो रहा है तो आपको जाहिर सी बात है कि आप इन कंट्रीज पे मार्केट डेवलप करने के लिए फोकस करेंगे कि आप और ट्रेड रिलेशन को और स्ट्रांग बनाने के लिए आप क्या मेथड्स अडॉप्ट कर सकते हैं, क्या आप डिप्लोमेटिक और कैसे उसको यूज कर सकते हैं, आपके जो पॉलिटिकल रिलेशन है उनको कैसे आप जो है और बेटर वे में अपने इंटरेस्ट में यूज कर सकते हैं। तो हमने फोकस एलएसी करा एंड फोकस अफ्रीका करा, क्योंकि इन जो लैटिन अमेरिकन कंट्रीज हैं एंड जो अफ्रीका था उससे हमारा ट्रेड जो है बहुत ही वाइड स्केल पर था। नेक्स्ट मूव करते हैं हम लोग इवेल्युएशन। अगर इसको करें 2002-2007 की जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट पॉलिसी थी तो उसमें पहला पॉइंट है कंप्रिहेंसिव थी, क्योंकि हमने जो स्टार्टिंग से देखा इसके जो रिस्ट्रिक्शंस थे जो क्या कहते हैं और जो कंट्रोल थे उसको हम रिड्यूस करने की बात करें, और डिफरेंट सेक्टर्स के लिए थी। उसमें एग्रीकल्चर भी हमारा शामिल था, कॉटेज इंडस्ट्री भी शामिल थी, आपकी सॉफ्टवेयर कंपनी भी शामिल थी, हार्डवेयर भी शामिल था, और हमारे जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री भी शामिल थे, कई सारी इंडस्ट्रीज हमारी शामिल थी। एनकरेजमेंट टू एक्सरसाइज कॉटेज एंड हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज, जैसे कि हमने देखा कि एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के लिए इन इंडस्ट्रीज को फोकस किया गया। ग्रोथ ओरिएंटेड ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड। इंसेंटिव फॉर एग्रीकल्चरल एक्सपोर्ट्स, जैसे कि हमने एक्सपोर्ट जो है कर रहे हैं अगर हम एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स का तो वहां पे हमने इंसेंटिव्स प्रोवाइड करने की बात करी। ओवरसीज बैंकिंग यूनिट्स, हमने बैंकिंग यूनिट्स को ओवरसीज यानी कि जो है विदेशों में स्थापित किया, सो दैट कि हमारे जो इंपोर्टर्स एंड एक्सपोर्टर्स हैं उनको अगर रिक्वायरमेंट होती है फंड्स की तो वो उसको फुलफिल किया जा सके। बूस्ट टू ज्वेलरी इंडस्ट्री ऑलरेडी एक्सप्लेन, हार्डवेयर इंडस्ट्री ऑलरेडी एक्सप्लेन, बूस्ट टू इंडस्ट्रियल ग्रोथ। तो ये सारे जितने भी हमने मेथड यहाँ से अडॉप्ट किए स्टार्टिंग फ्रॉम फर्स्ट वन एंड एंडिंग विद सेकंड लास्ट, तो इस सब का ऑब्जेक्टिव क्या था और इनका रिजल्ट हमें क्या मिला, ओवरऑल जो हमारी इंडस्ट्रियल ग्रोथ थी वो बूस्ट हुई। तो ये थी हमारी एक्सपोर्ट इंपोर्ट पॉलिसी ऑफ 2002-2007। आगे मूव करते हैं 2004 और 2009 की जो फॉरेन ट्रेड पॉलिसी। अब जो मैं आपसे स्टार्टिंग में कह रहा था कि जो हमारी एक्सपोर्ट इंपोर्ट पॉलिसी है उसको 2004 में नाम बदल के कर दिया गया फॉरेन ट्रेड पॉलिसी। तो 31 अगस्त 2004 को फॉरेन ट्रेड पॉलिसी 2004-2009 अनाउंस की जाती है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के थ्रू, और इसने नाम बदल दिया एक्सपोर्ट इंपोर्ट पॉलिसी को कर दिया फॉरेन ट्रेड पॉलिसी से। इसके दो ऑब्जेक्टिव थे, पहला कि इंडिया के जितना भी जो है शेयर था ग्लोबल ट्रेड में उसको डबल करना है नेक्स्ट 5 इयर्स में, यानी कि 2004 से लेकर 2009 के बीच में हम अपने वर्ल्ड ट्रेड में जितना भी हमारा शेयर है उसको हम डबल करेंगे। दूसरा, एक इफेक्टिव इंस्ट्रूमेंट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ की तरह एक्ट करेंगे बाय गिविंग अ थ्रस्ट टू एम्प्लॉयमेंट जनरेशन। अब आप देखें जो हमारी फॉरेन ट्रेड पॉलिसी तो 1997 से लेकर 2002 तक की थी, उसमें एक एम्प्लॉयमेंट ओरिएंटेड यूनिट्स का जिक्र आया। उसके बाद 2004 और 2009 की जो फॉरेन ट्रेड पॉलिसी आई उसमें वहां पे एम्प्लॉयमेंट जनरेशन की बात आ रही। तो यानी कि हम 1997 के बाद पहली बार एम्प्लॉयमेंट के ऊपर फोकस कर रहे हैं कि हम फॉरेन ट्रेड के थ्रू एम्प्लॉयमेंट कैसे क्रिएट कर सकते हैं। आगे मूव करते हैं, इसके स्ट्रेटजीज हमने क्या की। सिंपल वाई की जो स्टार्टिंग से हम लोग देखते आ रहे हैं कि कंट्रोल को रिमूव करना है और एक फ्री एटमॉस्फेयर बनाना है जिसमें ट्रस्ट हो और ट्रांसपेरेंसी हो। सिंप्लीफाइंग प्रोसीजर्स एंड ब्रिंगिंग डाउन ट्रांजैक्शन कॉस्ट ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड। डेवलप इंडिया एज अ ग्लोबल हब फॉर मैन्युफैक्चरिंग, ट्रेडिंग एंड सर्विसेज। तो इंडिया को एक ग्लोबल हब बनाना है जिसमें हम मैन्युफैक्चरिंग का डेवलप कर सके, ट्रेडिंग एंड सर्विसेज को हम प्रोवाइड कर सके। तो हमारा जो ट्रेडिंग एंड सर्विसेज सेक्टर है वो ऑलरेडी जो है बहुत स्ट्रांग है, हमें मैन्युफैक्चरिंग पे अभी और काम करने की रिक्वायरमेंट है। आइडेंटिफिकेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ स्पेशल फोकस एरिया, जैसे कि हम जो है एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट्स की बात कर रहे हैं, एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन्स की बात कर रहे हैं, स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स की बात कर रहे हैं, या आज के टाइम पे हम देखें कि जो हम हमारा अगर मैन्युफैक्चरिंग की हम बात कर लें कि हम मैन्युफैक्चरिंग को और कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं।
तो वो हमारा आइडेंटिफिकेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ स्पेशल फोकस एरियाज, टेक्नोलॉजिकल एंड इंफ्रास्ट्रक्चर अपग्रेडेशन, सो दैट कि हमें स्टेट ऑफ द आर्ट टेक्नोलॉजी प्रोवाइड हो और उसको हम अपने बेनिफिट में यूज कर सकें। और हमारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, चाहे वो रोड्स हैं, आपके डैम्स है, आपके रेल ट्रांसपोर्ट है, एयर ट्रांसपोर्ट है, सी ट्रांसपोर्ट है, या फिर हमारे कम्युनिकेशन के मीडियम्स हैं, ट्रांसपोर्टेशन की ऑलरेडी एक्सप्लेन, तो आपके वेयर हाउसिंग है, लॉजिस्टिक है, सप्लाई चेन है, इन सबको हमें डेवलप करना है सो दैट कि हम अपने ट्रेडर्स को एक इनेबलिंग एनवायरनमेंट दे सके जो हमारी कंट्री का जो इंटरनेशनल ट्रेड में शेयर है उसको बूस्ट कर सके। अवॉइडिंग इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर्स, इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर का मतलब है कि जो हम फॉरेन प्रोडक्ट्स पे ड्यूटी लगा रहे हैं, कस्टम्स ड्यूटी लगा रहे हैं, टैरिफ्स लगा रहे हैं, क्या उन ड्यूटीज का इम्पैक्ट हमारे डोमेस्टिक जो मैन्युफैक्चरर्स हैं उन पे तो नहीं पड़ रहा है। कि सपोज करो हम चाइना से कोई प्रोडक्ट जो है इंपोर्ट करते हैं, उस पर हम ड्यूटी लगा देते हैं, तो वो ड्यूटी लगाने से क्या हमारे जो डोमेस्टिक प्लेयर्स हैं, कोई इंडिया की कंपनी है, उस पर तो इम्पैक्ट नहीं पड़ रहा है, तो उस चीज को हमें अवॉइड करना है। तो यानी कि हम इन्वर्टेड ड्यूटी को अवॉइड करेंगे कि हम ऐसी ड्यूटी नहीं लगाएंगे जिससे हमारे जो डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरर्स हैं, डोमेस्टिक ट्रेडर्स हैं, डोमेस्टिक प्लेयर्स हैं, उन पे एडवर्स इम्पैक्ट करे। रिवाइटलाइजिंग द बोर्ड ऑफ ट्रेड, तो जितने भी हमारे डिफरेंट बोर्ड ऑफ ट्रेड थे, जैसे कि हमने जब स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज का चैप्टर हम लोग कर रहे थे, उसमें हमने देखा था उसके 6 बोर्ड को रिवाइव किया गया था। उसमें आपका हैंडीक्राफ्ट्स बोर्ड था, क्या कहते हैं, उसमें आपके काजू एंड नट्स बोर्ड था, एसएसआई बोर्ड था आपका, और दूसरे और 3 और बोर्ड थे। तो इसी तरीके से हम इंटरनेशनल ट्रेड के अंदर भी जितने भी हमारे बोर्ड्स हैं जो फंक्शनिंग है उसको हम रिवाइज कर रहे हैं, रिवाइटलाइज कर रहे हैं, उनको हम पुनर्जीवित कर रहे हैं। अब 2009 से 2014 की जो फॉरेन ट्रेड पॉलिसी है, आई विल टेक मोर 5 मिनट्स एंड दिस यूनिट विल बी फिनिश्ड। तो इट इज 11 I will be finishing this particular chapter at 11:05 or maximum at 11:10. So the trade policy of 2009 and 2014 दो तरह के ऑब्जेक्टिव पे फोकस करती है, पहला शॉर्ट टर्म और दूसरा लॉन्ग टर्म। एक एक करके बात करते हैं। तो शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव्स हमने क्या करा कि हम कंट्रोल एंड रिवर्स द डिक्लाइनिंग ट्रेड ऑफ एक्सपोर्ट। तो हमारा जो एक्सपोर्ट्स में हमने देखा था कि जो हमारा एक डिक्लाइनिंग ट्रेंड था कि हमारे जो एक्सपोर्ट की ग्रोथ, जब हम लोग बैलेंस ऑफ पेमेंट कर रहे थे तो उसके अंदर जब हम फैक्टर्स में देख रहे थे कि हमारा जो बैलेंस ऑफ पेमेंट डेफिसिट में क्यों जा रहा है, तो हमने देखा था कि थ्रू आउट द ईयर हमारा जो इंपोर्ट था वो बहुत ज्यादा हो रहा था और एक्सपोर्ट कम हो रहा था। तो उस ट्रेंड को, जो एक्सपोर्ट कम हो रहा था, उसको हमें कंट्रोल करना है और उसको रिवर्स करना है। तो रिवर्स करने का मतलब कि हम उसको, जो डिक्लाइनिंग एक्सपोर्ट हो रहे हैं उनको हम इंक्रीज करेंगे। तो कंट्रोल एंड रिवर्स द डिक्लाइनिंग ट्रेड ऑफ एक्सपोर्ट, ये शॉर्ट टर्म का ऑब्जेक्टिव था 2009-2014 की जो फॉरेन ट्रेड पॉलिसी थे। प्रोवाइड एडिशनल सपोर्ट स्पेशली टू दी सेक्टर्स बैडली हिट बाय रिसेशन इन द डेवलप्ड वर्ल्ड। तो 2008-9 का जो हमारा ईयर था, हमें पता है कि ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस आया था 2008-9 में। तो 2008-9 में ऐसे सेक्टर्स जो उस ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस से हिट हुए थे इंडिया में, उनको हम एडिशनल सपोर्ट प्रोवाइड करेंगे, पहला ऑब्जेक्टिव। और हमने कहा कि एक एनुअल एक्सपोर्ट ग्रोथ रेट 15% की अचीव करेंगे 2011, मार्च 2011 तक, अलोंग विद द टारगेट ऑफ एक्सपोर्ट टारगेट ऑफ 200 यूएस बिलियन डॉलर है। ये यहाँ पे ये मैं इसको लिखना भूल गया, 200 बिलियन डॉलर है, यूएस बिलियन डॉलर। तो हम 200 बिलियन डॉलर का एक्सपोर्ट टारगेट करेंगे मार्च 2011 तक। फिर 2011 से लेकर 2014 तक हम, यानी कि जो इसका लास्ट 3 साल है इस वाली फॉरेन ट्रेड पॉलिसी को, उसमें हम एक्सपोर्ट ग्रोथ की एनुअल रेट रखेंगे 25%। यानी कि हमने टारगेट रखा फर्स्ट 2 ईयर्स में हम 15% का एक्सपोर्ट ग्रोथ अचीव करेंगे एनुअली, और लास्ट 3 ईयर में एनुअल ग्रोथ रेट ऑफ एक्सपोर्ट हम टारगेट करेंगे 25% का। और थर्ड ऑब्जेक्टिव था शॉर्ट टर्म में कि हमारा जो इंडिया का एक्सपोर्ट शेयर है उसको डबल करना है। तो गुड्स एंड सर्विसेज का जितना भी हमारा शेयर था इंटरनेशनल मार्केट में, उसको डबल करना है बाय द एंड ऑफ जो है दिस फॉरेन ट्रेड पॉलिसी, दैट इज ईयर 2014।
अब लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव की बात करें, क्योंकि ये हमारा जो ट्रेड पॉलिसी है 2009 से स्टार्ट हो रही है और इसका पीरियड 2014 तक है, तो लॉन्ग टर्म में जाता है तो ये 2020 तक की बात कर रहे हैं। तो ये अप्रोक्सीमेटली आप देखें तो 2009 से 2020 तक हो गया 11 साल, तो 5 साल से ज्यादा ही हो गए। तो एक हम लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव के लिए हम क्या कर रहे हैं, डबल इंडिया शेयर इन वर्ल्ड ट्रेड, यानी कि जो हम इससे पहले हमने देखा था कि हम 1% हम जो है ग्लोबल शेयर का इंडिया के लिए ट्रेड में अचीव करेंगे, अब उसको हम डबल करना चाह रहे हैं, यानी कि जितना भी उस टाइम तक हमने अचीव कर लिया था अब उसको हम डबल करेंगे। कि सपोज करें कि हमने 1.5% शेयर अचीव किया है इन वर्ल्ड ट्रेड, तो अब उसको हम 3% करेंगे बाय द ईयर 2020। फॉर विच फॉलोइंग मेजर्स वुड बी फॉलोड, तो हमने कौन कौन से मेजर्स किए, फिस्कल इंसेंटिव्स जो हमारे टैक्सेस हैं उनको सिंप्लीफाई करेंगे, इंस्टीट्यूशनल चेंजेस जो हम बोर्ड की डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं, प्रोसीजरल रैशनलाइजेशन सिंप्लीफिकेशन ऑफ प्रोसीजर्स, एनहांस्ड मार्केट एक्सेस अक्रॉस द वर्ल्ड एंड डाइवर्सिफिकेशन ऑफ एक्सपोर्ट मार्केट्स। तो एनहांस्ड जो हम मार्केट एक्सेस की बात कर रहे हैं तो हम मार्केट की डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं, वहाँ पे बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर की डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं, आपको लॉजिस्टिक है, सप्लाई चेन है, क्रेडिट फैसिलिटीज हैं, इन सारी चीज़ों को हम लोग प्रोवाइड करने की बात कर रहे हैं। सेकेंड, इंप्रूवमेंट इन इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड टू एक्सपोर्ट, ब्रिंगिंग डाउन ट्रांजेक्शन कॉस्ट, प्रोवाइडिंग फुल रिफंड ऑफ ऑल इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड लीवीज। तो पहली बार हम लेकर आ रहे हैं कि जितना भी हमारा इनडायरेक्ट टैक्सेस हो रहा है स्पेशल एरियाज में, यहाँ पे बात कर दिया रिलेटेड टू एक्सपोर्ट, उसको हम रिफंड करेंगे, फुल रिफंड करेंगे, यानी कि इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड लीवीज जितना भी हम लगा रहे हैं उसको फुल रिफंड करेंगे सब्जेक्ट टू दी कंडीशंस प्रिवेलिंग इन दैट पर्टिकुलर एरिया। तो ये हमने टारगेट रखा। थर्ड, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स रिबेट, तो जो हम एडवांस जो हमारी जो इंडिया में कंपनी एडवांस टैक्स पे करती हैं फिर आपको उसका रिफंड मिलता है, तो वो सारी प्रोसीजर्स को हम लोग अडॉप्ट करेंगे सो दैट कि हम इंडिया का जो शेयर है वर्ल्ड ट्रेड में उसको हम डबल कर सकें बाय द ईयर 2020 तक। अब लेटेस्ट हमारी फॉरेन ट्रेड पॉलिसी 2015 और 2020 की है, इसमें दो चीजों की बात कर रहा है, एक मेक इन इंडिया एंड डिजिटल इंडिया में। तो इसका फोकस एरिया हमने रखा है मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विसेज एक्सपोर्ट्स पे एंड इम्प्रूविंग द ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। तो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के जितने भी प्रोसीजर्स है, प्रोग्राम्स है, उसका हमने फोकस एरिया रखा फॉरेन ट्रेड पॉलिसी 2015-2020 में। दो ब्रॉड ऑब्जेक्टिव इसके हम कह सकते हैं, या फिर जब हमारे जो एक्सपोर्ट घट रहे हैं तो उनके वेक में हमने क्या किया, एक्सपोर्ट जो घट रहे हैं, जो उनमें डिक्लाइनिंग एक ट्रेंड हो रहा है, तो उसको कंटेन करने के लिए हमने दो ऑब्जेक्टिव रखे। पहला, इंक्रीज इंडिया एक्सपोर्ट्स टू 900 USD बिलियन बाई ईयर 2019 एंड 2020। तो 2019-20 तक हम $200 बिलियन का एक्सपोर्ट करेंगे और प्रोवाइड द रोड मैप अडॉप्टेड बाय द गवर्नमेंट टू अलाइन इट विद द मेक इन इंडिया एंड डिजिटल इंडिया प्रोग्राम्स एंड टू ईज ट्रेड। तो डिजिटल इंडिया एंड मेक इन इंडिया का जो प्रोग्राम है उसको ये एक रोड मैप की तरह काम करेगा, उस पाथ पे चलेगा। आगे इसमें बात करते हैं। अब इसमें हम फीचर्स कौन कौन से हैं। पहला फीचर है मर्केंडाइज एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया स्कीम। इसके अंदर हमने क्या कहा, इससे पहले हमारी क्या होती थी, ये मर्केंडाइज इंडिया स्कीम जो है इसमें हुआ करता, इसमें पहले होता था मर्केंडाइज फ्रॉम इंडिया स्कीम होती थी, जो है क्या कहते हैं। तो उसके अंदर हम लोग क्या करते थे कि जो पहले वाली स्कीम थी उसके अंदर जो इंडियन एक्सपोर्टर होते थे, इंडियन सर्विस प्रोवाइडर होते थे, उन्हीं को ही बेनिफिट्स दिए जाते थे जो पहले स्कीम हुआ करती थी। लेकिन ये वाली जब नई स्कीम हम लेकर आए तो हम 6 स्कीम जो ऑलरेडी थी उनको हमने इसमें मर्ज कर दिया और इसमें हमने कहा कि हम जो इंडियन सर्विस प्रोवाइडर हैं सिर्फ उनको ही जो है नहीं हम बेनिफिट देंगे, उसके अलावा जो भी सर्विस प्रोवाइडर इंडिया में सिचुएटेड है, चाहे वो फॉरेन के हैं चाहे इंडिया के हैं, उनको भी हम बेनिफिट देंगे। तो यानी कि हम अपने एक्सपोर्ट्स को बूस्ट करने के लिए जो इंसेंटिव्स के जो एरिया है उसको हम वाइडन कर रहे हैं। जैसे इसमें हमने कहा कि स्पेसिफिक और एक्चुअल यूजर ओनली कंडीशंस अटैच टू देयर यूज। तो ये जो पहले हुआ कर रही थी जो स्पेसिफिक यूजर, इसका जो जितने भी 6 इंडस्ट्रीज थी उनमें जो हुआ करते थे, अब उसको हमने एक मर्ज कर दिया और मर्केंडाइज एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया स्कीम कर दिया।
Under the scheme, notified goods exported to notified markets will be incentivized or realized free on board value of exports. तो जो हमारे फ्री ऑन बोर्ड वैल्यू होती है एक्सपोर्ट्स की, जब हमारा फ्री ऑन बोर्ड, जब हमारा शिप में वो जाता है और वहाँ पे बोर्ड उस पर कोई ड्यूटी वगैरह नहीं लगती है, तो उसको फ्री ऑन बोर्ड वैल्यू ऑफ एक्सपोर्ट कहते हैं। तो उस बेसिस पे हम लोग इंसेंटिव्स प्रोवाइड करेंगे। तो इस स्कीम के अंदर 3 कैटेगरी हमने बनाई मार्केट्स की, और हमने कैटेगरी इसलिए बनाई कि हम इंसेंटिव्स जो देंगे उसको हम डिसाइड करेंगे इन कंट्रीज के जो है ऊपर। पहला हमने कैटेगरी ये बनाई ट्रेडिशनल मार्केट्स, जो हमारी ट्रेडिशनल एक्सपोर्ट्स के मार्केट्स हैं उनको। दूसरा इमर्जिंग एंड फोकस मार्केट, अगर कोई न्यू मार्केट आ रही है। और तीसरा अदर मार्केट्स। तो इन दोनों मार्केट में जो कवर नहीं हो वो कैटेगरी सी में कवर होगी। तो इन तीनों कैटेगरी बनाने का मतलब है कि जो हम इंसेंटिव्स दे रहे हैं उसको हम डिसाइड करेंगे। आगे मूव करते हैं। सर्विस एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया स्कीम, तो हमारे जितने भी सर्विस प्रोवाइडर थे उनको हम क्या कहते हैं, सर्विस प्रोवाइडर्स लोकेटेड इन इंडिया, उनको हम इंसेंटिव देने की बात कर रहे हैं। तो जो पहले मैंने बताया कि आपको जो ओनली इंडियन सर्विस प्रोवाइडर की बात करता था, उसको अब हम सर्विस प्रोवाइडर्स लोकेटेड इन इंडिया की बात कर रहे हैं। यानी कि हम फॉरेन एज वेल एज इंडियन सर्विस प्रोवाइडर्स को भी जो है इंसेंटिव्स देने की बात कर रहे हैं। इंसेंटिव मार्केट मर्केंडाइज एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया स्कीम एज वेल एज सर्विस एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया स्कीम, जो भी है इनके जितने भी इंसेंटिव्स है वो स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स पे भी एप्लीकेबल होंगे। और ड्यूटी क्रेडिट स्क्रिप्ट्स आर फ्रीली ट्रांसफरेबल एंड यूजेबल फॉर पेमेंट ऑफ कस्टम्स ड्यूटी, एक्साइज ड्यूटी एंड सर्विस टैक्स, जो आपको मैं ऑलरेडी बता चुका हूं कि हम जो ड्यूटी की बात कर रहे हैं, ड्यूटी एंटाइटलमेंट पासबुक की बात कर रहे थे, उसका यूज हम लोग कस्टम्स ड्यूटी, एक्साइज ड्यूटी एंड सर्विस टैक्स की पेमेंट पे हम लोग कर सकते हैं। नेक्स्ट अब न्यू इनिशिएटिव, 2 स्लाइड्स मोर। सबसे पहले हमने क्या किया, 2015-2020 की जो न्यू इनिशिएटिव लिया, इसमें हमने क्या किया, जो मैंडेटरी डॉक्यूमेंट्स थे उनको रिड्यूस कर दिया। जो पहले जिनकी संख्या 10 से 12, 15, 20 हुआ करती थी, उसको हमने अब 3 कर दिया। यानी कि जितने भी मैंडेटरी डॉक्यूमेंट्स हैं एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट में, उनको 3 कर दिया। यानी कि आप अगर एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो आपको सिर्फ 3 ही डॉक्यूमेंट फिल करने हैं, अगर आप इंपोर्ट कर रहे हैं तब भी आपको 3 ही डॉक्यूमेंट फिल कर रहे हैं, जो कंपेरेबल है इंटरनेशनल बेंचमार्क्स में। सेकेंड, कस्टम सिंगल विंडो इनिशिएटिव, जिसके अंदर हमने कहा कि जितने भी हमारे एक्सपोर्टर्स एंड इंपोर्टर्स हैं उनको हम सिंगल विंडो ऑपरेशन की फैसिलिटी प्रोवाइड करेंगे। तो यानी कि आप एक ही विंडो पे आप जो ऑनलाइन सारे अपने जितने भी आपके पेपर्स हैं उनको आप सबमिट कर सकते हैं, अपलोड कर सकते हैं। 24/7 कस्टम्स क्लियरेंस विद इफेक्ट फ्रॉम 31 दिसंबर 2014 एंड पेपरलेस 24/7 वर्किंग एनवायरनमेंट, जिसमें हमारे इंपोर्टर और एक्सपोर्टर जो हैं वो अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर सकते हैं, सो दैट कि उनको बार बार डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने की रिक्वायरमेंट ना हो। सिंप्लीफिकेशन ऑफ आयात निर्यात फॉर्म्स, जो हमारे एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट्स के फॉर्म है उनको हमने सिंप्लीफाई किया, प्रोसीजर्स उनको सिंप्लीफाई किया। उसके बाद हमने जो हमारा डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड है, उसने न्यू वेबसाइट लॉन्च करी 2015 में, जिसको मोर यूजर फ्रेंडली बनाया गया। और उसके साथ साथ मोबाइल ऐप भी जून 2015 में लॉन्च की गई। और हमने जो हमारे एक्सपोर्टर्स हैं उनको हमने ट्रेनिंग देने के लिए प्रोग्राम्स को इनिशिएट किया, ट्रेनिंग प्रोग्राम्स चलाए। और अलॉन्ग विद हम जो हमारे डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री का, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, उसने भी आउटरीच प्रोग्राम्स चलाए, सो दैट कि हमारे जो एक्सपोर्टर्स स्पेसिफाइड एरियाज में है, स्पेसिफाइड सिटीज में है, स्पेसिफाइड क्लस्टर्स में, उनके लिए भी ट्रेनिंग प्रोग्राम्स को कंडक्ट करवाया जा सके, उनको भी इंसेंटिव्स प्रोवाइड किया जा सके, उनके लिए भी प्रोसीजर्स को सिंप्लीफाई किया जा सके। इसके साथ साथ जितने भी हमारे राज्य हैं और केंद्र शासित प्रदेश हैं उनको कहा गया कि आप अपनी एक्सपोर्ट जो प्रमोशन है या इंटरनेशनल का जो ट्रेड का प्रमोशन है उसके लिए आप एक एनवायरनमेंट क्रिएट करेंगे। यानी कि आप अपने राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में एक इंटरनेशनल ट्रेड के लिए आप एनवायरनमेंट क्रिएट करेंगे। और लास्ट, स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज को हमने ये भी कहा कि आप अपने स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज में क्या करिए, एक्सपोर्ट स्ट्रेटजी बनाइए कि आपके यहाँ से जो भी एक्सपोर्ट हो रहा है या आपके यहाँ जो भी ट्रेड हो रहा है, अगर आपको एक्सपोर्ट करना है तो उसके लिए आपकी क्या स्ट्रेटजी होगी, सो दैट कि आपके स्टेट या यूनियन टेरिटरी में जितने भी बिजनेसमैन हैं उन स्कीम्स का बेनिफिट ले सकें और उनको पता चले कि हम कैसे अपने प्रोडक्ट्स को एक्सपोर्ट कर सकते हैं
अलॉन्ग विद दिस अपॉइंट एक्सपोर्ट कमिश्नर, जो एक हमने कमिश्नर की उनकी जो भी इसका एक्सपोर्ट स्ट्रेटजी का हेड होगा उसको कमिश्नर की जो है पोस्ट दी कि वो उस कमिश्नर जब अपॉइंट किया जाएगा तो जितने भी एक्सपोर्ट से रिलेटेड मैटर्स हैं वो उनको लुक इन करेगा और जितने भी उसके लिए करेक्टिव मेजर्स होंगे, नेसेसरी एक्शंस होंगे, वो ऑटोनोमस तरीके से ले सकता है। उसके साथ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की भी बात करी गई। तो ये हमारा फॉरेन ट्रेड पॉलिसी 2015 और 2020 का एक जो है सेलिएंट फीचर था कि जिसके अंदर हम ईज ऑफ डूइंग बिजनेस पे हमारा मेजर फोकस था। और आज के लिए इतना ही एंड थैंक यू वेरी मच।